साथ आज एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आप पवन पारिक हैं हमारे साथ, फंड मैनेजर हैं और बहुत ही सुलझे हुए फंड मैनेजर्स में से एक हैं। पवन जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अच्छा लग रहा है आपसे आज बातचीत करके। एक बार हमको आप ये बताएंगे कि इस समय आपका व्यू पॉइंट क्या है इंडियन मार्केट्स को लेकर। आपको ऐसा लगता है कि हम ग्लोबल मार्केट्स के अगेंस्ट में थोड़ा ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा फास्ट, ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ और ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ प्ले कर रहे हैं और आगे भी करेंगे? थैंक यू सो मच। जरूर, एक्चुअली अगर आप देखें तो वर्ल्ड में आज की डेट में प्रॉब्लम्स क्या है। वर्ल्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में इन्फ्लेशन की, और उसके बाद ऑब्वियसली ग्रोथ की। इंडिया में आप देखिए तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम भी बहुत कम है। आज के डेट में आरबीआई का कंफर्ट जोन 4 से 6% है। हमारा इन्फ्लेशन आज के डेट में 7% के आसपास है। तो हम कंफर्ट जोन से बाहर तो है, पर ऐसा नहीं बहुत ज्यादा ऑफ है। एट द सेम टाइम हमारी ग्रोथ भी जो है वो 6.5 से 7% के आसपास। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ गिवन दी सिनेरियो जो आज के डेट में वर्ल्ड है। उस कंपैरिजन में देखें तो हमारा ग्रोथ काफी अच्छी है। गोइंग अहेड भी अगर आप देखें तो इंडिया में हमारे हिसाब से दो तीन चीजें हो रही है जो इंडिया में ही लास्ट 10 साल में नहीं थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इतनी बड़ी रियल एस्टेट साइकिल है जो अब चल पड़ी है। केपेक्स साइकिल आ रही है, China+1 की थीम है, पीएलआई स्कीम है। तो हमको ऐसा लगता है जो कंजम्पशन थीम तो इंडिया में हमेशा के लिए अच्छी थी, सदाबहार थी। बट आज के डेट में कंजम्पशन के साथ में केपेक्स साइकिल भी जुड़ गया है, राइट। तो ऐसे सिनेरियो में इंडियन मार्केट डेफिनेटली स्टैंड आउट। और ऐसे में अगर इंडिया मार्केट बड़ी तरह से आउटफॉर्म करता है तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा इसमें। बिल्कुल। पवन जी, थैंक यू सो मच इजी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। पूजा देसाई, आपने अच्छी बात की और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि ग्लोबल मार्केट की तुलना में भारतीय बाजारों की स्थिति काफ़ी बेहतर है। लेकिन एक जो समस्या अब खड़ी हो रही है, जैसे रुपए का कमज़ोर होना अपने निचले स्तर पर आ चुका है, कच्चे तेल में वापस से अब एक तेज़ी आ रही है और वापस से अब बात की जा रही है कि $100 के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो दो फैक्टर्स हैं, ये आप भारतीय बाजार के लिए, इकोनॉमी के लिए कितना बड़ा कंसर्न मान रहे हैं? देखिए, ये करेंसी का जो कंसर्न है ना, ये शॉर्ट टर्म कंसर्न है, और ऐसा नहीं है कि इंडिया में पहली बार हो रहा है। अगर आप आज से 2013-14 में जाकर देखेंगे, तभी भी ऐसा ही हुआ था। करेंसी कुछ लगभग 1-2 महीने के अंदर 21% डिप्रिसिएशन हो चुकी थी। उस टाइम पे करेंसी ने 68 का लेवल छुआ था, राइट। तो जब भी ये ग्लोबल वॉलेटिलिटी होती है, राइट, तो इमर्जिंग मार्केट करेंसीज में उथल पुथल होती है। कुछ कुछ इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज ही बैंकरप्ट हो जाती हैं। ये आप देखें तो वर्ल्ड में हर 5-7-8 साल में होता है। 2008 में भी ऐसा ही हुआ था, 2013-14 में भी ऐसा ही हुआ था, आज के डेट में भी ऐसा ही है। दी वर्ल्ड इज इन प्रॉब्लम। हर कोई सेफ हेवन चाहता है। डॉलर एक ऐसी करेंसी है, जब वर्ल्ड अच्छा करे तभी डॉलर अप्रिशिएट होता है, जब वर्ल्ड में प्रॉब्लम है तभी डॉलर अप्रिशिएट होता है। ऐसे टाइम पे तो डॉलर की तरफ मनी फ्लो होना कोई बड़ी बात नहीं है, और ऐसे में इंडिया की करेंसी डिप्रिशिएट होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट द अदर वे टू लुक एट इट इज दैट कि आप जैन से लेकर आज तक देखें तो डॉलर इंडेक्स कुछ लगभग 20% अप्रिशिएट हुआ है, और उसके सामने हमारी करेंसी लगभग सिर्फ 10% डिप्रिशिएट हुई है, राइट। तो दूसरा तरीका ये है देखने के लिए कि हमारी करेंसी डिप्रिशिएट तो हुई है, बट ऑन रिलेटिव बेसिस हमारी करेंसी बहुत कम डिप्रिशिएट हुई है। जहां तक आप प्रूफ आपने कहा है, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, इंडिया ने एक 120-130 डॉलर का लेवल भी देख लिया है, राइट। तो ये शॉर्ट टर्म में, बिकॉज अब ये सप्लाई सप्लाई जो इन्होंने ओपेक प्लस ने सप्लाई कंट्रोल करके रखी है, तो शॉर्ट टर्म में ये हो सकता है $100 भी चले जाए। बट जब तक वर्ल्ड ट्रबल में रहेगी, इकोनॉमी ग्लोबली रिसेशन रहेगा, अगर डिमांड नहीं बढ़ रही है, तो मुझे लगता नहीं $100 $105 से ज्यादा अपसाइड भी है इन द नियर टर्म। तो एज फार एज वी आर कंसर्न, आई थिंक हमने उससे ऊंचे लेवल्स भी देख लिए हैं, और उसके वैसे लेवल में भी हमारी कंपनी से अच्छे सर्वाइव कर लिया है। 100-105 डॉलर शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम होगी, पर ऐसी कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमारी पूरी ग्रोथ डिसे डिसलोकेट हो जाए। बात आप सही कह रहे हैं पवन। गुड आफ्टरनून। और इस साल फॉरेक्स रिजर्व से अब तक करीब $100 अरब की निकासी होती हुई दिखी, और आरबीआई भी इस साल अब तक करीब 1.9% तक दरों में बढ़ोतरी कर चुका है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो कि करेंसी को कुछ हद तक इम्पैक्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में फिर पवन, रिस्क रिवॉर्ड रेशो कहाँ फेवरेबल आपको लग रहा है? सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स आप कैसे देख रहे हो? इस वक्त मार्केट को कैसे प्ले आउट किया जाए, या फिर आपके पोर्टफोलियो की बात करें, कॉन्ट्रीब्यूशन आपके हिसाब से कहाँ ज़्यादा होना चाहिए? देखिए, हमने ये बात पहले भी आपके चैनल पे करी है। हमारे हिसाब से हमने ये व्यू लास्ट लगभग 6-9 महीने या उससे ऊपर से हमने ये व्यू बनाकर रखा है
कि जितने भी इंटरनेशनल बिजनेसेस है, जितने भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस है, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर है या फार्मा सेक्टर है, राइट, यहाँ से हमने बहुत अंडरवेट पोजीशन रखी है। और जितने भी डोमेस्टिक इकोनॉमी रिलेटेड सेक्टर्स है, जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स है, ऑटो है, इंडस्ट्रियल्स है, स्पेशली एक थीम जिसपे मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ इज मैन्युफैक्चरिंग थीम। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग थीम बहुत बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये अक्रॉस सेक्टर हो रहा है। फार्मा में हो रहा है, टेक्सटाइल्स में हो रहा है, ऑटो एंसिलरीज में हो रहा है, इंडस्ट्रियल्स में हो रहा है, मल्टीपल सेक्टर्स में हो रहा है। तो ये जो थीम्स हैं विच इज कोर टू इंडियन इकोनॉमी, ओके, उन सेक्टर्स को ग्लोबल रिसेशन से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि अर्निंग्स बहुत स्ट्रांग है। एंड आई मस्ट टेल यू, लास्ट 10 साल से ये थीम ठंडी पड़ी थी, राइट, लास्ट 10 साल से ये थीम ठंडी पड़ी थी। इसके लिए मोस्ट ऑफ द कंपनीज हियर इस थीम के अंदर वैल्यूएशंस आर वेरी कंफर्टेबल। तो दैट इज हाउ वी पोजीशन आवर पोर्टफोलियो आल्सो। पवन, अभी आप ये भी बता रहे हैं कि पोर्टफोलियो और साथ ही इंडियन मार्केट के बारे में आप हमको ये बता सकते हैं कि कहाँ पर आपके कंसर्न अभी भी बहुत ज़्यादा है और वो ज़्यादा अभी ठीक नहीं हुए, रिवाइव नहीं हुए और हो सकता है रिवाइव होने में थोड़ा समय भी लगे, यानी कि आपके मेजर कंसर्न एरिया भी आप जरा मार्क कर दीजिए। एक्चुअली कंसर्न आज के डेट में वर्ल्ड में एक ही है, वो है जियोपॉलिटिकल कंसर्न। क्योंकि इन्फ्लेशन तो ऐसा है कि मतलब ऑलरेडी 2.5-3% तो इन्फ्लेशन, 2.5-3% इंटरेस्ट रेट तो यूएस फेड ने बढ़ाई दी है। मुझे हमारा ऐसा मानना है कि धीरे धीरे यहाँ से यूएस में इन्फ्लेशन टेपर डाउन होगी। जो टेपरिंग की जो होगी वो बहुत ग्रेजुअल होगी, ऐसे फटाफट नहीं होगी, जल्द नहीं होगी, पर धीरे धीरे ये इन्फ्लेशन को नीचे जाना है। बिकॉज जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, राइट, इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा, एक रिसेशन जैसा आने की संभावना भी है। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के डेट में है वो जियोपॉलिटिकल कंसर्न है। बिकॉज जियोपॉलिटिकल कंसर्न से क्या होता है, कंप्लीट सप्लाई चेन उथल पुथल हो जाती है। और ऐसे में एस्टिमेट कर पाना कि कौन से बिजनेसेस को कहाँ से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, ये बहुत ही मतलब ये एस्टिमेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है और हम सबको पता है मार्केट्स को एक सिंगल चीज जो ऐसी है जो बिल्कुल पसंद नहीं है, वो अनसर्टेनिटी है। तो मेरे ख्याल में पर्सनली आप देखें तो ये इन्फ्लेशन है, ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म कंसर्न है। पर जियोपॉलिटिक्स जो है, जियोपॉलिटिक्स में एक सिंगल ऐसी पावर है कि कुछ भी हो सकता है माने। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है आज के डेट में हमारे हिसाब से इन दी मार्केट्स। बिल्कुल। पवन जी, इसके बाद अब नेक्स्ट बड़ा इवेंट आ रहा है नतीजों का। अब हम Q2 में भी एंट्री लेने जा रहे हैं। क्या कुछ इंपॉर्टेंट आप वॉच करेंगे नतीजे में और किन किन सेक्टर्स पे फोकस रखेंगे? आपको क्या लगता है ये जो रिजल्ट सीजन है उसमें कौन कौन से सेक्टर आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे? एक्चुअली ये जो क्वार्टरली सीजन चालू हुआ है, इसके जो इनिशियल रुझान बोल लीजिए आप जो आए हैं, करीब करीब नहीं करके भी 8-10 बैंक्स एंड एनबीएफसीज ने अपने इनिशियल नंबर्स दिए हैं। और जिस तरह से लेंडिंग ग्रोथ हुई है, जिस तरह से इनके लोन बुक ग्रोथ हुई है, एक बात तो वाकई में ये पता चल जाती है कि लेंडिंग लोन ग्रोथ तो तभी होगी जब अंडरलाइंग बिजनेसेस आर डूइंग गुड, राइट। तो हमारा ये मानना है कि एक तो बैंकिंग स्पेस है, दिस इज टू बी वेरी क्लोजली वॉच आउट फॉर, क्योंकि यहाँ पर लोन ग्रोथ बहुत अच्छी है। हमारा ऐसा मानना है कि एनपीए फॉर्मेशन भी बहुत कम होगा। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि बैंकिंग सेक्टर के लिए लास्ट 3-4 साल में ये सबसे बेस्ट क्वार्टर साबित हो जाए। उसके अलावा हमारा जो चैनल चेक है, उससे हमको ये समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे ऑटो सेक्टर में रिवाइवल हो रहा है। तो ऑटो सेक्टर की अर्निंग्स इंप्रूव होनी चाहिए। एंड धीरे धीरे इन कंपनीज को जो कमोडिटीज जो वापस प्राइसेस ठंडे हो गए थे, उनका भी धीरे धीरे बेनिफिट आना शुरू हो जाना चाहिए। एक बहुत बड़ी थीम जो उठ के आई है वो है अर्बन कंजम्पशन। तभी आप देखेंगे जितने भी रिटेलिंग या ब्रांडेड रिटेलिंग वाले जो कंपनीज है, जैसे आजकल में जैसे कल ही जैसे टाइटन के नंबर्स आए हैं, कल्याण ज्वेलर्स के नंबर आए हैं। तो जितने भी अर्बन कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स हैं, हमको ऐसा लगता है उन कंपनीज के नतीजे भी बहुत अच्छे आएंगे। एट द सेम टाइम जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि जो इंटरनेशनल बिजनेसेस है, जैसे फॉर एग्जांपल आईटी ले लीजिए, फार्मा ले लीजिए, यहाँ पर हमको लगता है कि नेगेटिव सरप्राइज आने के चांसेस काफी हाई है। एंड आई थिंक एक सेक्टर जो वैसे तो ये Q2 है, Q2 जनरली मानसून का क्वार्टर रहता है। तो ऐसे में बहुत सारे बिजनेस के लिए ऑफ सीजन होता है, तो उन बिजनेसेस को ज्यादा एनालाइज करके फायदा नहीं है। एज फार एज एग्रोकेमिकल इज कंसर्न, हमारा ऑन ग्राउंड फीलर ये कहता है कि वैसे ओवरऑल मानसून अच्छे हुए हैं कंट्री के अंदर, पर अगर आप देखें तो डिफरेंट जगहों पे मानसून बराबर नहीं हुए, कहीं कम हुए कहीं ज्यादा हुए हैं।
तो इसके वजह से एग्रोकेमिकल और फर्टिलाइजर स्टॉक जो है, इनके जो वॉल्यूम्स है ये नेगेटिव लोअर देन एक्सपेक्टेड हो सकती है। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि 2-4 सेक्टर्स आप छोड़ दीजिए, बट जो कोर वंस अगेन जो कोर जो सेक्टर्स हैं, इकोनॉमी रिलेटेड कोर सेक्टर्स जो है, राइट, बैंकिंग, ऑटो, इंडस्ट्रियल्स, यहाँ पर हमारा मानना है कि काफी अच्छे नंबर्स आएंगे और धीरे धीरे इन सारे सेक्टर्स को कमोडिटी प्राइसेस जो कम हो रहे हैं उनके भी बेनिफिट दिखने शुरू होंगे। क्वार्टर 2 में थोड़ा कम दिखेंगे, क्वार्टर 3 ऑनवर्ड थोड़े फायदे थोड़े बेनिफिट ज्यादा दिखने शुरू होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं पवन। बैंकिंग, ऑटो और इंडस्ट्रियल, और पर्टिकुलरली ऑटोमोबाइल स्पेस की अगर बात करें, इन्हें तो फेस्टिवल डिमांड का भी एक अपडेट मिल रहा है। ऑटो बिक्री के डेटा भी काफ़ी पॉजिटिव आए और नए कई सारे लॉन्चेस हैं जिसके चलते ऑटोमोबाइल स्पेस फोकस में है। एंड ऑफ कोर्स कमोडिटी करेक्शन का एक एडेड एडवांटेज जो कि अगर इमीडिएटली इस क्वार्टर से नहीं तो क्वार्टर 3 से ज़रूर आता हुआ दिखेगा। लेकिन ऐसे में फिर कुछ और स्पेसेस हैं, क्योंकि हम बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स की बात कर रहे हैं। Q2 ऑपरेशनल अपडेट्स काफ़ी अच्छे आते हुए दिखे और उस पर आपने अपना नज़रिया, अपनी राय दी भी। इसके अलावा कंजम्पशन प्ले के ऑपरेशनल अपडेट्स आए जो कि थोड़े म्यूटेड आते हुए दिखे, और ज्वेलरी काउंटर्स में टाइटन के ऑपरेशनल अपडेट्स, इन्हें भी फेस्टिवल डिमांड का एक बड़ा कह सकते हैं बेनिफिट मिलता है। और अब क्योंकि हम देख रहे हैं बिल्कुल फेस्टिवल के सीजन में हम अंदर एकदम से आ चुके हैं। टाइटन के अगर ऑपरेशनल अपडेट्स की बात करें, बिक्री में बढ़ोतरी दिख चुकी है। दूसरी तिमाही में इन्होंने कई सारे स्टोर्स भी जोड़े हैं। ज्वेलरी काउंटर्स इन पर्टिकुलर, या फिर फेस्टिवल थीम को प्ले आउट करना चाहिए या नहीं आपके हिसाब से? नहीं, डेफिनेटली प्ले आउट करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये थीम लास्ट 2-3 साल से प्ले आउट नहीं हुई है। और आप अगर लास्ट इंडिया का 10-15 साल का रिकॉर्ड भी जाकर देखें तो जनरली सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बिजनेसेस के लिए थोड़ा ज्यादा अनुकूल होता है। एंड जनरली ये जो सेकेंड हाफ है ये फेस्टिवल सीजन से ही शुरू होता है। तो जब फेस्टिवल सीजन में डिमांड अच्छी होती है, बिक्री अच्छी होती है, तो जनरली हमने देखा है कि पूरा सेकेंड हाफ अच्छा जाता है, राइट। तो आज के डेट में हमको ऐसा लगता है कि इनिशियल फीलर्स जो आ रहे हैं फेस्टिव डिमांड की वजह से और पोस्ट कोविड रिकवरी के तो हमने देख ही लिए हैं। तो इसके हिसाब से हमको ऐसा लगता है कि गोइंग अहेड क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 में तो ग्रोथ भी अच्छी आनी चाहिए, और जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि इन कंपनीज को मार्जिन बेनिफिट भी देखने मिलेगा। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि अगला क्वार्टर 2 विल बी गुड, बट क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4 ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर विल बी इवन बेटर। ठीक है पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और आपने बहुत ही क्लैरिटी के साथ बताया कि आप किस पे बुलिश हैं, किस पे आप गिर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए आज।